Hello everyone. In this lecture, we will be discussing the different types, discussing the composites or composite material. Composite materials और composites. ठीक है, तो जो आपके composite materials होते हैं उनको हम composites भी बोलते हैं. अगर हम इनकी डेफिनेशन की बात करेंगे तो कंपोजिट का मतलब है कि जो आपके मटेरियल्स हैं वो कंपोज्ड हैं, एक मटेरियल का नहीं, एक से ज्यादा मटेरियल का. ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि कंपोजिट मटेरियल्स, दीज आर द मटेरियल्स which are produced from two or more constituent materials. ठीक है, मतलब ये हो गया कि जो आपके कंपोजिट मटेरियल होते हैं वो ऐसे मटेरियल होते हैं जो दो या दो से अधिक कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल से बने होते हैं. कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल का मतलब क्या हो गया कि वो मटेरियल जिनसे कि कोई भी कंपोनेंट आपका बना है, कोई भी आपका कंपोजिट मटेरियल बना है. ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आ गया. दूसरा क्या होगा, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल्स इसके होते हैं वो उनका जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो अलग अलग होती हैं. ठीक है, दी कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल्स आर physically or chemically constituent materials physically or chemically different in properties. ठीक है, तो जो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल होते हैं जिनसे कि आपके कंपोजिट बनते हैं उनकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो कैसी होती हैं, डिफरेंट होती हैं. अब इसके बाद क्या होता है कि ये जो कंपोजिट आपके बने हैं, जब इन कॉन्स्टिट्यूएंट को हम मिला रहे हैं, बना रहे हैं इनसे आपका कंपोजिट, तो जो प्रोडक्ट आपका बनेगा इनके कॉम्बिनेशन से वो कंपोजिट मटेरियल बनेगा और उस कंपोजिट मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल से डिफरेंट होंगी. ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग लिख सकते हैं the material produced by the constituent materials has properties, has different properties, different or dissimilar. सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही. सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है. हाँ जी, चलो. तो जो मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ, लिख दो, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल्स हैज different or dissimilar properties than the individual component. ठीक है, मतलब क्या हो गया कि जो मटेरियल आपका बना है या जो कंपोजिट आपका बना है किससे, कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल से, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं किनसे, आपके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स या इंडिविजुअल मटेरियल से. ठीक है, जिससे ये बना है उसकी प्रॉपर्टी से ये कैसा होता है, इनकी प्रॉपर्टीज एकदम अलग होती हैं, एकदम डिफरेंट होती हैं. ठीक है, तो आपको इसी तरीके से आंसर करना है कि कंपोजिट मटेरियल क्या होते हैं. ठीक है, 3 पॉइंट इसके बारे में लिखने हैं और ये सारी चीजें आपको बता देनी है. अगर चाहे तो आप इसको ग्राफिकल फॉर्म में भी लिख सकते हैं कंपोजिट के लिए. इसमें मैंने कहीं भी ये नहीं बोला कि आपके सारे मेटल होने चाहिए, रिमेंबर. ठीक है, अभी एक बार और बता दूंगा. तो ये कंपोजिट मटेरियल्स हो गए. अब ये जो कंपोजिट मटेरियल आपके बने हैं, जो कंपोजिट मटेरियल बना है, तो अगर आप इसका डायग्राम बोल सकते हो, मटेरियल 1,
यहाँ पे मटेरियल 2, इन दोनों को हम लोगों ने कंबाइंड किया है। कंबाइंड करने के बाद तीसरा मटेरियल जो हमारा बना है ये आपका कंपोजिट है, ठीक है। प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम दी कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल्स। इस तरीके से आप एक डायग्राम भी बना सकते हैं जिससे और इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा, अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। आपका जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा अच्छा पड़ेगा। अब अगर हम बात करेंगे कि एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि सर ये बताइए कि कंपोजिट मटेरियल जो है आपका, हमेशा मैं ज़्यादातर क्वेश्चन ये पूछता हूँ और उसमें भी पूछा जाता है वाइवा वगैरह में, ये आपका कंपोजिट, जस्ट वेट, कंपोजिट्स होते हैं आपके या कंपोजिट मटेरियल, और एक तरफ आपका होता है अलॉय, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखो कंपोजिट में आपको पता है कि 2 और मोर मटेरियल्स का कॉम्बिनेशन होता है, इसमें भी 2 और मोर मटेरियल्स होते हैं, विच आर इंक्रीजेज और एडेड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द यू कैन से बेस मटेरियल। बस इसमें जो बात ये है, इसमें द मटेरियल्स में बी मेटल्स और नॉन मेटल्स। जो आपके मटेरियल हैं वो आपके मेटल भी हो सकते हैं और नॉन मेटल भी हो सकते हैं, लेकिन अलॉय बनाने के लिए एटलीस्ट वन ऑफ द मटेरियल इज मेटल। इसमें कंडीशन ये होनी चाहिए कि एटलीस्ट एक जो इसका कंपोनेंट है वो मेटल जरूर होना चाहिए। दिस इज द बेसिक डिफरेंस, ठीक है। इसमें जरूरी नहीं है कि मेटल हो, इसमें जरूरी है कि आपका एटलीस्ट एक तो मेटल प्रेजेंट होना चाहिए। दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट और बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। ओके, क्लियर है? चलिए अब अगर हम बात करेंगे कि आपके कंपोजिट्स के बारे में, अगर हम कंपोजिट्स की बात करेंगे तो अगर हम डिफरेंस या क्लासीफाई करना चाहेंगे, क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, हमारा क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग या इंजीनियर्ड कंपोजिट्स या कंपोजिट मटेरियल को हम कंपोजिट्स भी बोलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आप लोग देख लेना। अब अगर हम बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो जनरली जो हमारे कंपोजिट होते हैं वो रीइंफोर्समेंट पे बनते हैं, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट। आप लोगों ने आरसीसी का नाम सुना होगा, है ना? तो आपका कैसा कंपोजिट है? रीइंफोर्स्ड कंक्रीट है, जो कि जनरली मेसनरी में यूज किया जाता है, मेसनरी। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो आपके कंपोजिट वुड होती हैं, एक तरीके से कंपोजिट है, कंपोजिट वुड हो गया, वुड कंपोजिट बोल सकते हैं हम इसको। तीसरे हम बात करेंगे वो रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक हो गया या पॉलीमर कंपोजिट बोल सकते हैं, पॉलीमर कंपोजिट्स हो सकते हैं आपके। और अगले आपके हो सकते हैं सेरामिक कंपोजिट्स हो सकते हैं, सेरामिक कंपोजिट्स हो सकते हैं, जो कि जनरली इसमें सेरामिक और मेटल मैट्रिक्सेस होती हैं इसके अंदर। और सेरामिक कुछ नहीं, वो ऑक्साइड्स होते हैं जनरली, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स, मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो आपके सेरामिक मटेरियल्स होते हैं। और एक होते हैं आपके मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट, मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट। और एक कभी कभी स्मार्ट कंपोजिट भी होते हैं, एडवांस्ड या एडवांस्ड कंपोजिट मटेरियल्स, एडवांस्ड कंपोजिट मटेरियल। अब देखो जनरली हमारे जो कंपोजिट बनते हैं वो दो तरीके से हम लोग प्रेफर करते हैं। एक तो बाय द रीइंफोर्समेंट, फर्स्ट बाय द रीइंफोर्समेंट, और दूसरा होता है बाय द मैट्रिक्स, बाय द मैट्रिक्स, ठीक है। रीइंफोर्समेंट में क्या है, हम उसको रीइंफोर्स करते हैं या उसके अंदर इनबिल्ट करते हैं। जैसे आप लोगों ने आरसीसी का नाम सुना है, ठीक है। आरसीसी में क्या होता है, हमारी सरिया होती हैं, हमारे पास रॉड्स होती हैं, इनका एक जाल होता है, और हम इसमें क्या करते हैं, फिल्ड कर देते हैं, रीइंफोर्स कर देते हैं। किसको? रीइंफोर्स का मतलब समझते हो कि उसके अंदर मिलाना, एक तरीके से एक्स्ट्रा चीज को ऐड कर देना। किसको ऐड कर देते हैं? कंक्रीट को।
कंक्रीट जो होता है, सीमेंट और इन सब का जो मिक्सचर होता है उसको उसके साथ रीइंफोर्स कर दिया जाता है। ये आपका होता है रीइंफोर्समेंट, ठीक है। और दूसरे जो कंपोजिट बनते हैं वो वही मैट्रिक्स बनते हैं। मैट्रिक्स में क्या होता है, हमारे पास कुछ रोज होती हैं एक मटेरियल की, फाइबर फॉर्म में हो सकता है इस तरीके से। इसके बाद एक फॉर्म बन के इसके ऊपर दूसरी लेयर लगा देंगे, मतलब बाई लेयर बोल सकते हैं आप इसको। अगर मैं चाहूं तो एक सिंपल डायग्राम बनाना चाहूं तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि मैंने एक ब्लॉक बना दिया लाइक दिस, ये ब्लॉक बन गया, इसको मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इसको फिल कर दिया, इसको मैं फिल कर देता हूं। ये एक ब्लॉक बन गया मेरे पास। अब इसमें क्या है, मैंने बहुत सारी लाइन से अलग अलग मटेरियल को कनेक्ट कर दिया लाइक दिस। ये ऐसी जाल इस टाइप को मैट्रिक्स बना दी रोज और कॉलम की फॉर्म में। अरे क्यूब समझ लो यार, क्यूब टाइप का समझा है, क्यूब समझ लो एक, उसकी बहुत सारी रोज कॉलम में उसको डिवाइड कर दिया है इस तरीके से, है ना। इस तरीके से रोज कॉलम में मैंने इनको डिवाइड कर दिया लाइक दिस। तो क्या है, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर मैट्रिक्स सोच रहे हैं, लेयर बाय लेयर। एक लेयर यहां पे लगा दी हमने मटेरियल की, सपोज एक लेयर इस तरीके, एक लेयर यहां लगा दी, ठीक। इसके ऊपर एक और लेयर लगा दी, इसके ऊपर तीसरे मटेरियल की एक और लेयर लगा दी, इस तरीके से एक लेयर और ऐड कर दी, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है, ये आपका मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट मतलब मैट्रिक्स बन रही है। मैट्रिक्स से आपके कंपोजिट फॉर्म हो रहे हैं, लेयर बाय लेयर आप बनाते जा रहे हो, ठीक है। सेम मटेरियल को ऊपर बाय ऊपर लेयर बाय लेयर फॉर्मेशन कर रहे हो, तो ये आपका दूसरा होता है, ठीक है। अब चलिए हम बेसिकली बात कर लेते हैं सेरामिक मैट्रिक्स कंपोजिट की। सबसे पहले हम सेरामिक मैट्रिक्स कंपोजिट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं सेरामिक्स होते क्या है, ठीक है। अब इसमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताता चलूंगा। सबसे पहले आपको बताना है, जनरली जो आपका वर्ड सेरामिक है वो एक ग्रीक वर्ड सेरामिकोस से बना है, और जिसको जनरली हम यूज करते हैं इट इज जनरली पॉटरी में, ठीक है। जो आपका पॉटरी होता है विच इज यूज टू रिफर टू द पॉटरीज, ओके। अगर हम जनरली अगर सेरामिक मटेरियल को डिफाइन करते हैं तो द सेरामिक्स और सेरामिक मटेरियल्स may be defined as a solid materials which exhibit a very strong ionic bonding and a few cases covalent bonding। तो ये जो आपके सेरामिक मटेरियल्स होते हैं, दीज आर क्रिस्टलाइन इन नेचर, ये आपकी क्रिस्टलाइन नेचर में होते हैं, और उसके अंदर मतलब जो एटम्स वगैरह रहते हैं वो एक परफेक्ट वे में अटैच रहते हैं, वो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं। आप बोल सकते हो एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज रहते हैं उसके जो भी क्यूबिक सेल वगैरह जो होते हैं, लेकिन बाकी दूसरे वाले केसेस में वो अरेंज नहीं रहते, जो कि आपका नॉन क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं। मटेरियल रैंडमली अरेंज होते हैं, वो नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं, और एक किसी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में अरेंज होते हैं, वो आपके क्रिस्टलाइन मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। चलिए, अब जो आपके सेरामिक्स होते हैं आर इनऑर्गेनिक एंड नॉन मेटेलिक सॉलिड्स। आपको पहली वाली डेफिनेशन छोड़ देना, आपको पहली वाली डेफिनेशन नहीं लिखती है, ये वाली डेफिनेशन लिखनी है। सेरामिक्स आर इनऑर्गेनिक एंड नॉन मेटेलिक सॉलिड्स that are typically available in the form of powder materials, ठीक है। इसमें आपके पास monolithic ceramic materials होते हैं which possesses several desirable properties as these have high modulus, high compressive strength, high temperature capability, high hardness and high wear resistance, low thermal conductivity and chemical inertness। low thermal conductivity का मतलब है जनरली ये जो मटेरियल्स हैं आप इनको चाहें तो इंसुलेटर की तरह भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इंसुलेटर्स की तरह भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज दीज मटेरियल्स आर हैविंग द एबिलिटी टू वेरी अट्रैक्टिव फॉर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस में हम इसको यूज कर लेंगे। इसके बाद इतना लिखने के बाद एक दो पॉइंट इसमें और लिखना है सेरामिक मटेरियल से रिलेटेड।
नोटिस आ गया सर। ठीक है, उतना लिखने के बाद when these materials are subjected to the mechanical or thermal loading, the sudden failure takes place because this material doesn't exhibit any plastic deformation. तो जब ये मटेरियल पर हम कोई भी लोड लगाते हैं तो ये विदाउट एनी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन फेल हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा भी अगर क्रैक हो गया तब भी फेल हो जाएंगे। इसके बाद सच टाइप ऑफ फेलियर इन सेरामिक मटेरियल बिकॉज ऑफ द, ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द डेडली कैरेक्टरिस्टिक्स नेमली लैक ऑफ टफनेस, उनकी टफनेस कम होने की वजह से फेलियर होता है। यहां तक हो गया। अब देखो इसमें से कुछ पॉइंट ही आपको लिखने हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं यहां से है, ये वाला याद रखना है। द वन ऑफ द प्राइम पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग सेरामिक मैट्रिक्स कंपोजिट इज टू इम्प्रूव द टफनेस। तो हमारा जो मोटो यही होता है, क्योंकि जो आपके सेरामिक मटेरियल्स होते हैं उनकी टफनेस बहुत कम होती है। टफनेस क्या होती है? कम होती है। और टफनेस कम होगी तो ये बहुत जल्दी ब्रेक हो जाते हैं, बहुत जल्दी टूट जाते हैं विदाउट, आप बोल सकते हो विदाउट एनी डिफॉर्मेशन या डिफॉर्मेशन। विदाउट एनी डिफॉर्मेशन मतलब ये टूटने से पहले कोई साइन ही नहीं देते हैं। डिफॉर्मेशन इनमें ना के बराबर होता है। अगर ये कोई मटेरियल सडनली ब्रेक हो रहा है तो हमें एक ये सिग्नल भी नहीं मिलेगा कि ये मटेरियल टूटने वाला है, जिस वजह से क्या होगा, ये जो मटेरियल है इसमें सडन फेलियर देखने को मिलता है। सडन फेलियर क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि ये जो मटेरियल होते हैं इनके अंदर लैक ऑफ टफनेस होती है। तो हमारा जो मोटो होता है सेरामिक मटेरियल से, क्योंकि स्ट्रेंथ इनकी अच्छी होती है, बाकी थर्मल रेजिस्टेंस अच्छी होती है, थर्मल कंडक्टिविटी कम होने की वजह से हम इसको इंसुलेटर की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो टफनेस होती है, इनकी डेडली कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये कोई भी शाइन नहीं देते हैं, कोई भी ऐसा नोटिस नहीं देते कि हम फेल होने वाले हैं, सडनली ब्रेक हो जाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इसके अंदर जो टफनेस है वो कम होती है। हम उस टफनेस को इंक्रीज करने के लिए हम क्या चाहते हैं, हमारा जो मोटो होता है ये बनाने का, सेरामिक मैट्रिक्स कंपोजिट बनाने का, वो यही मोटो है कि इस मटेरियल्स की क्या इंक्रीज करते हैं, टफनेस। ठीक है, सो द प्राइम पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग सेरामिक मैट्रिक्स कंपोजिट इज टू इंप्रूव द टफनेस, इनकी टफनेस इनकी इंप्रूव हो जाए। दिस इज अवर मेन मोटो एंड द पर्पज ऑफ यूजिंग रीइंफोर्समेंट। इसमें रीइंफोर्समेंट करेंगे, जैसे आपके फाइबर लगा दिए, पार्टिकल्स लगा दिए, विस्कर्स लगा दिए, आगे डिस्कस करेंगे ये होते क्या है। इन पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट एंड मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट इज टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ कंपोजिट, whereas the reinforcement used in ceramic matrix composites increases toughness and composites। ये रिमेंबर है, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारे बाकी कंपोजिट्स होते हैं, कौन कौन से कंपोजिट, जैसे आपके पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट हो गया, पीएमसी हो गया, एमएमसी हो गया, मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट, इनमें जो हम रीइंफोर्समेंट करते हैं, ठीक है, रीइंफोर्समेंट कर रहे हैं, चाहे वो फाइबर से करें, पार्टिकल से करें या विकर्स से करें, तो इनका रीइंफोर्समेंट करने का मोटो होता है कि इनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना। ठीक है, इनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना। जबकि अगर हम सेरामिक मैट्रिक्स कंपोजिट की बात करेंगे तो सेरामिक मैट्रिक्स कंपोजिट में रीइंफोर्समेंट करने का मतलब होता है उनकी टफनेस को इंक्रीज करना, कंपोजिट की टफनेस को। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सेरामिक मैट्रिक्स कंपोजिट एंड मेटल मैट्रिक्स एंड पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट ऑफ द रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट की अगर हम बात करेंगे तो जो रीइंफोर्समेंट हम अगर करते हैं किसके अंदर, सेरामिक मैट्रिक्स कंपोजिट, सेरामिक मैट्रिक्स कंपोजिट में वो होता है टू इंक्रीज टफनेस। और जबकि जो बाकी आपके पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट हो गए या मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट हो गए, इसमें हम लोग स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना चाहते हैं, इनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना चाहते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसकी बाय डेफिनेशन बात करेंगे पॉलीमर मैट्रिक्स सेरामिक मैट्रिक्स कंपोजिट की, तो उसकी डेफिनेशन ये है। बाय डेफिनेशन ceramic matrix composite are the materials in which one or more distinct ceramic phases are intentionally added together in order to enhance some property that is not possessed by the monolithic ceramic material। ठीक है, तो सेरामिक मटेरियल मैट्रिक्स कंपोजिट ऐसे मटेरियल होते हैं जिसमें हम लोग सेरामिक, जो आपके डिफरेंट सेरामिक मटेरियल्स होते हैं उनको कंबाइन करते हैं और इस तरीके से कंबाइन करते हैं कि जो फाइनली प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज इन दोनों जो आपके मटेरियल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल्स होते हैं, उनसे डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, इन सेरामिक मैट्रिक्स कंपोजिट इज गिवन सेरामिक मैट्रिक्स इज रीइंफोर्स with either discontinuous reinforcement like particles, wickers, chopped fibers और with continuous fibers। ठीक है, तो ये आपके chopped fibers भी हो सकते हैं, काट काट के उनको लगा सकते हो, काट काट के डाल सकते हो,
या छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में बना सकते हो, या कॉन्टिन्यूस फाइबर, लंबे लंबे फाइबर्स लगा करके भी आप बना सकते हो। ठीक है, बाकी चीजें द बेसिक रीइंफोर्समेंट विच आर इंक्लूडेड इन द सेरामिक मैट्रिक्स आर, तो कौन कौन से रीइंफोर्समेंट, किस किस का रीइंफोर्समेंट कर सकते हैं सेरामिक में हम लोग? कार्बन का कर सकते हैं, ग्लासेस का कर सकते हैं, ग्लास सेरामिक्स का कर सकते हैं, ऑक्साइड्स का कर सकते हैं और नॉन ऑक्साइड्स का कर सकते हैं। ठीक है, द मेन मोटो और द मेन फंक्शन ऑफ द मैट्रिक्स इज टू कीप द रीइंफोर्सिंग फेजेस इन द डिजायर्ड ओरिएंटेशन और द लोकेशन एंड एक्ट एज अ लोड ट्रांसफर मीडिया एज वेल एज इट प्रोटेक्ट द एनफोर्समेंट फ्रॉम द एनवायरमेंट। मतलब ये हो गया कि इसमें हमारा जो मोटो होता है, जो हम रीइंफोर्स कर रहे हैं, उस रीइंफोर्समेंट का ओरिएंटेशन हमें अपने हिसाब से करना है कि आपको इसको हॉरिजॉन्टल रखना है, आपको इसको वर्टिकल रखना है, किस ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, ये सारी चीजें। वैसे आपको ज्यादा कुछ नहीं डिफरेंस करना, आपको यही लिखना है कि सेरामिक मैट्रिक्स कंपोजिट क्या होता है, यहां से लेकर के यहां तक लिखना है बस, और यहां तक लिखना है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसके बाद यहां तक ये इतना बहुत है। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक पॉइंट्स में लिख देना। पहला कि इनकी डेफिनेशन लिख जाएगी, इसके बाद किस तरीके से इसको बनाते हैं, मतलब क्या क्या चीजें रीइंफोर्समेंट में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, और तीसरा इनके नाम क्या क्या है रीइंफोर्समेंट में। ठीक है, किस फॉर्म में, पहले तो इसकी फॉर्म है, किस फॉर्म में यूज कर रहे हैं, विकर पार्टिकल की फॉर्म में, विकर्स की फॉर्म में, या चॉप्ड फाइबर्स की फॉर्म में, और दूसरा इनके मटेरियल्स के नाम क्या क्या है, इतना सारा लिख देते हैं। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड बाकी चीजें जो होगी वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।